हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका स्टडी विद बाबुल सर में। तो अब तक हमने देख लिया उपसंयोजक यौगिक होते क्या है, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंडों के प्रकार देख लिए, तंतुता देख ली, उपसंयोजन संख्या देख ली और लिगेंड का नामकरण देख लिया, धातु का नामकरण देख लिया। लिगेंड के नामकरण के 6 रूल थे और धातु के नामकरण के 3 रूल थे जो आपको आसानी से याद हो गए होंगे। अब नामकरण का ही एक टॉपिक बचा हुआ था सेतु लिगेंड का, जो हम आज पढ़ते हैं। सेतु लिगेंड, ये देखो जहां भी एस से होगा उसको बोलेंगे सेतु लिगेंड। इसमें ये सीएमए ये सीएमए दोनों दो सीएमए होंगे, इसके साथ भी लिगेंड होंगे और इसके साथ भी लिगेंड्स होंगे। ये कोबाल्ट और ये कोबाल्ट दोनों ही सीएमए, तो इसका नामकरण सीखते हैं। दोस्तों पहले इस संकुल का नामकरण करते हैं। तो इस संकुल के नामकरण में सबसे पहले किसका नाम करेंगे? लिगेंड का। लिगेंड कितने? 4, तो लिखेंगे टेट्रा। H2O का नाम क्या है? एक्वा, टेट्रा एक्वा। CO क्या है? कोबाल्ट। और अब यहाँ आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम निकालते हैं, इसमें दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आएगी। तो 4 H2O प्रवेश 0 प्लस कोबाल्ट की मान ली X प्लस नाइट्रो कितने 2, NO2 पे 1 पे माइनस का 1 प्लस वापस X प्लस 4 0 बराबर ऊपर कोई आवेश है, ये कितना है? प्लस का 4 0 x माइनस 2 प्लस x इज इक्वल टू प्लस 4 2x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 4 2x इज इक्वल टू प्लस 6 x इज इक्वल टू 6/2 मतलब 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ गए? प्लस 3। तो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 हो गया। अब बात करते हैं सेतु लिगेंड के नामकरण के बारे में। तो सेतु लिगेंड का नाम लिखने से पहले उसके आगे लिखेंगे म्यू, जिसका सिंबल होगा ये म्यू। तो लिख दिया म्यू। दोस्तों देखो दोनों लिगेंड सेम है, दोनों लिगेंड सेम है, तो इसको हम नाइट्रो नाइट्रो ना लिख के क्या लिखेंगे? डाई नाइट्रो। टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 म्यू डाई नाइट्रो। फिर वापस इस संकुल का नाम कर लेंगे, सेम ये संकुल दोनों, वापस क्या जाएगा? टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, और जैसा कि ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम रहेगी तो यहाँ पे आएगा कोबाल्ट 3। और यहाँ पे देखो चार्ज है तो लास्ट में क्या लिखेंगे? आयन। तो सेतु लिगेंड का नामकरण समझ में आ गया। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि सेतु लिगेंड के पहले क्या लिखेंगे? म्यू, और दोनों लिगेंड सेम है तो यहाँ पे नाइट्रो नाइट्रो ना लिख के क्या लिख दिया? डाई नाइट्रो। तो हो जाएगा टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 म्यू डाई नाइट्रो, वापस टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 और यहाँ पे चार्ज इसलिए लास्ट में क्या आ जाएगा? आयन। ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। एक और बताती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। वही इसमें दो सेतु लिगेंड, एक है नाइट्रो एक है साइनो, जिसमें A to Z क्रम लगेगा। तो साइनो की C से स्टार्ट होती है, नाइट्रो की N से। तो पहले कौन आएगा? साइनो। तो पहले इसका नामकरण करते हैं। तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो हो गया प्लस टेट्रा क्लोरो, ये हो जाएगा प्लेटिनम। अब यहाँ पे क्या आएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो निकालते हैं। तो क्लोरीन 4, क्लोरीन पे आवेश माइनस का 1, प्लेटिनम की मान ली हमने x प्लस नाइट्रो कितना 1, नाइट्रो पे आवेश माइनस 1 प्लस Cn कितना 1, Cn पे आवेश माइनस 1 प्लस प्लेटिनम की मान ली x प्लस H2O कितने 4 और H2O पर आवेश 0 बराबर प्लस 2 माइनस के 4 प्लस x माइनस 1 माइनस 1 प्लस x प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो x प्लस x 2x माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस के 6 बराबर प्लस 2, 2x बराबर प्लस के 2 और प्लस के 6
बराबर प्लस के 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। फिर आगे सेतु लिगेंड में, तो सेतु लिगेंड के नामकरण से पहले हाँ तो हो गया टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम 4। फिर सेतु लिगेंड के नामकरण से पहले क्या आएगा म्यू। तो देखो दोस्तों दोनों सेतु लिगेंड इसमें अलग अलग है, एक नाइट्रो है एक साइनो है। पहले कौन आएगा साइनो, तो हो जाएगा म्यू साइनो म्यू नाइट्रो, म्यू साइनो म्यू नाइट्रो। फिर वापस टेट्रा एक्वा प्लेटिनम, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी 4th, प्लेटिनम 4th। और देखो दोस्तों यहाँ पे चार्ज है तो लास्ट में आ जाएगा आयन। तो ये हो गया सेतु लिगेंड का नामकरण। टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम 4 म्यू साइनो म्यू नाइट्रो टेट्रा एक्वा प्लेटिनम 4 आयन। दोस्तों सीएमए की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 0 होगी या हमेशा पॉजिटिव होगी। सीएमए की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये आप ध्यान रखना, इस गलती से बचना कि सीएमए की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव रखनी है। यह 0 भी हो सकती है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे समावयवता। हाँ तो अब स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक समावयवता। तो सबसे पहले हम समावयवता की डेफिनेशन देखते हैं कि समावयवता होती क्या है। तो समावयवता से मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके संरचना सूत्र अलग अलग हो। अणु सूत्र तो सेम हो लेकिन संरचना सूत्र क्या हो भिन्न भिन्न हो, या उनकी त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, तो वे दोनों एक दूसरे के समावयवी होते हैं। और इस गुण को क्या बोलते हैं समावयवता। क्या होंगे कि उनके अणु सूत्र 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिकों के अणु सूत्र क्या होंगे समान होंगे, लेकिन संरचना सूत्र या त्रिविम व्यवस्था, संरचना सूत्र या त्रिविम व्यवस्था दोनों अलग अलग होंगे। तो वो दोनों एक दूसरे के समावयवी होंगे और इसी गुण को हम समावयवता कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र या उनकी त्रिविम व्यवस्था अलग अलग हो, वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे समावयवी। और इस गुण को क्या बोलेंगे हम समावयवता। फिर देखते हैं समावयवता के प्रकार। तो समावयवता 2 प्रकार की होती है। पहली होती है संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, और दूसरी होती है संरचनात्मक हो गई पहली, और दूसरी होगी त्रिविम समावयवता। कितने प्रकार होती है समावयवता 2 प्रकार की, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। दोनों में भी एक छोटा सा डिफरेंस है, दोनों में भी यौगिक के रासायनिक यौगिकों के अणु सूत्र है वो सेम होगी, क्योंकि तो समावयवता की डेफिनेशन में भी आ गया था कि 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अथवा त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, वो एक दूसरे के समावयवी होंगे। तो संरचनात्मक समावयवता में क्या होगा कि इनके अणु सूत्र सेम होंगे लेकिन इनके संरचना सूत्र सेम नहीं होंगे। मतलब संरचनात्मक समावयवता में संरचना सूत्र अलग अलग होंगे और त्रिविम समावयवता में इनकी त्रिविम व्यवस्था, त्रिविम व्यवस्था बोले तो आकाशीय व्यवस्था, वो अलग अलग होगी। त्रिविम व्यवस्था समान नहीं होगी। ये हो जाएगी त्रिविम समावयवता और ये हो जाएगी संरचनात्मक समावयवता। तो समावयवता की डेफिनेशन क्या थी 2 या 2 से अधिक ऐसे रासायनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो सेम हो लेकिन उनके संरचना सूत्र अथवा उनकी त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, वो एक दूसरे के समावयवी होंगे और इस गुण को समावयवता कहते हैं। अगर उनके संरचना सूत्र भिन्न है तो हो जाएगी संरचनात्मक समावयवता, और अगर उनकी त्रिविम व्यवस्था यानी कि आकाशीय व्यवस्था, आकाश में व्यवस्था भिन्न भिन्न है तो वो हो जाएगा त्रिविम समावयवता। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संरचनात्मक समावयवता,
उसके टाइप और फिर पढ़ेंगे त्रिविम समवायिता। तो इसको सिंपली शॉर्ट में नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे संरचनात्मक समवायिता। हाँ तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं संरचनात्मक समवायिता। तो उपसंयोजक यौगिकों में संरचनात्मक समवायिता के 6 टाइप है। कितने टाइप है? 6 टाइप है। पहला है आयनन समवायिता, दूसरा है हाइड्रेट समवायिता, तीसरा है बंधक समवायिता, चौथा है लिगेंड समवायिता, पांचवा है उपसह संयोजन समवायिता और छठा है उपसह संयोजन स्थिति समवायिता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयनन समवायिता से। तो पहला क्या है? आयनन समवायिता। आयनन समवायिता। तो देखो इसमें आयनन नाम से ही पता चल रहा है कि आयन के कारण समवायिता उत्पन्न होगी, मतलब आयन के कारण उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होंगे। तो आयन के कारण संरचना सूत्र भिन्न भिन्न कब होंगे? जब आयनों का आदान प्रदान होगा। और आयनों का आदान प्रदान संकुल यौगिक है तो किसमें होगा? आयन मंडल से समन्वय मंडल में या समन्वय मंडल से आयन मंडल में। तो आयनन समवायिता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब आयन मंडल तथा समन्वय मंडल के मध्य आयनों के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होने वाली समवायिता क्या है? आयनन समवायिता। जैसे एग्जांपल लेते हैं Pt NH3 का होल 4 SO4 Br। ये कोई संकुल यौगिक है। इस संकुल यौगिकों में ये समन्वय मंडल है और ये आयन मंडल है। समन्वय मंडल है, आयन मंडल है। आयनन समवायिता कब होगी? जब समन्वय मंडल और आयनन मंडल दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा। तो यहाँ कौन सा आयन है? Br। तो आदान प्रदान करते हैं तो हमें मिल जाएगा Pt NH3 का होल 4 Br2 SO4। देखो दोस्तों आयनों का आदान प्रदान कर लिया। ये SO4 था वो बाहर चला गया और Br अंदर आ गया, तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के आयनन समवायवी है। आयनन समवायिता में एक चीज क्या है कि इसमें संकुल हमेशा धनावेशित होगा। संकुल कैसा होगा? हमेशा धनावेशित होगा। यानी कि सबसे पहले संकुल ही आएगा, सबसे पहले समन्वय मंडल लिखा होगा, आयनन मंडल हमेशा बाद में होगा। तो आयनन समवायिता की सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि उपसह संयोजक यौगिकों में समन्वय मंडल और आयनन मंडल के मध्य आयनों के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होने वाली समवायिता क्या है? आयनन समवायिता। इसमें संकुल हमेशा धनावेशित होगा और इस तरह आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। जैसे ये Br बाहर चला गया और ये Br अंदर आ गया और ये SO4 बाहर चला गया, तो आयनों का आदान प्रदान हो गया। ये हो गया आयनन समवायिता। अब पढ़ेंगे हम हाइड्रेट समवायिता। तो इसको शॉर्टली नोट डाउन कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स हाइड्रेट समवायिता स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ। तो इसमें क्या है कि प्रमाणित कीजिए कि Pt NH3 का होल 4 Br2 SO4 AgNO3 से क्रिया करके 1 मोल AgBr का पीला अवक्षेप देता है तथा इसी यौगिक का एक अन्य रूप BaCl2 से क्रिया करके अवक्षेप देता है। तो इस यौगिक के दोनों रूप आयनन समवायवी होंगे, ये बात हमें बता दी गई है। अब हमें उन आयनन समवायवियों के IUPAC नाम लिखने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो क्या दिया हुआ है हमें? यौगिक Pt NH3 का होल 4 Br2 SO4। तो इस यौगिक के दो रूप हमने पहले ही देख लिए, कौन कौन से थे? चलो एक बार लिख देते। पहला था Pt NH3 का होल 4 SO4 और इस बार Br2 को बाहर रख देते हैं। Br2 को SO4 Br और एक Br को बाहर रख देते हैं। एक रूप ये था और दूसरा रूप का क्या था? Pt NH3 का होल 4 Br2 और इस बार SO4 आयन को बाहर रख देते हैं। एक बार Br माइनस आयन को बाहर रखा, एक बार SO4 माइनस आयन को बाहर रखा, तो दो रूप मिल गए हमें।
एक रूप है वो AgNO3 से क्रिया करके AgBr का अवक्षेप देगा। AgBr का अवक्षेप देगा मतलब जिसमें Br बाहर है वो किससे क्रिया करेगा? AgNO3 से। तो जब हम इसकी क्रिया कराएंगे किससे? AgNO3 से, तो क्या बन जाएगा? यहाँ से AgBr का पीला अवक्षेप बाहर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? PtNS3 का Pol4 SO4 Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO3। ये जो AgNO3 वाला था ये यहाँ पे चला जाएगा। तो एक तो ये मिल गया। अब इसका समावयव निकालते हैं। तो इसमें क्या होगा? SO4 को बाहर रखा तो ये किससे क्रिया करेगा? ये यौगिक का अन्य रूप हो गया और अन्य रूप किससे क्रिया करेगा? BaCl2 से। तो जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे BaCl2 से तो क्या होगा दोस्तों? BaSO4 का अवक्षेप, BaSO4 का अवक्षेप बार बार BaSO4 का कैसा अवक्षेप? सवेत अवक्षेप। तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा? BaSO4 का सवेत अवक्षेप और समावयवी दूसरा क्या मिल जाएगा हमें? PtNS3 का Pol4 Br2। ये तो इतना है जैसे जैसे है ये यहाँ से BaSO4 बाहर चला गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl2। आवेश बैलेंस रहेगा। यहाँ माइनस के 2 चार्ज तो यहाँ माइनस के 2 जितना ही आया और यहाँ पे Br माइनस था तो NO3 माइनस ही आया है। तो ये दो रूप मिल गए कि ये संकुल है वो AgNO3 से क्रिया करके AgBr का पीला अवक्षेप देगा और ये इसी का दूसरा संकुल जो BaCl2 से क्रिया करके BaSO4 का श्वेत अवक्षेप देगा। और अब हमें इनके IUPAC नाम लिखने हैं। इनके एक तो इसके और एक इसके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आयनन समावयवी है तभी भिन्न भिन्न यौगिकों से क्रिया करके भिन्न भिन्न उत्पाद बना रहे हैं। ये दोनों आयनन समावयवी है तो इनके अणुसूत्र तो समान ही है लेकिन आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो इसका नाम देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों ये किससे स्टार्ट होगा? एस से एमीन, ये सल्फेट एस से और ये ब्रोमीन बी से। तो पहले कौन सा आएगा? ये। तो क्या हो जाएगा? इसको मिटा देती हूँ रिएक्शन को और तो इसका IUPAC नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या? टेट्रा एमीन, फिर ब्रोमो, टेट्रा एमीन ब्रोमो सल्फेटो, टेट्रा एमीन ब्रोमो सल्फेटो। संकुल धनावेशित है तो प्लेटिनम का प्लेटिनम और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? 4। आगे हो गया तो निकालना। प्लेटिनम 4 और फिर क्या है? ब्रोमाइड। प्लेटिनम 4 ब्रोमाइड ये हो गया इसका नाम। इसका नाम लिखने देगा दोस्तों, आप भी लिखे देंगे कितनों का सही होता है। तो इसका नाम लिख दो। ये इसमें भी ए ये बी। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? वही टेट्रा एमिनो डाई ब्रोमो, टेट्रा एमिनो डाई ब्रोमो प्लेटिनम 4 सल्फेट। ये देखो दोस्तों लिगेंड नहीं है, इसको सल्फेट तो नहीं बोलेंगे। अब ये आयनन मंडल का भाग गया तो इसको क्या बोलेंगे? सल्फेट। जैसे इसको ब्रोमो नहीं बोला था, यहाँ क्या बोला था? ब्रोमाइड। तो ये ब्रोमाइड और ये सल्फेट ये हो गए इन दोनों के IUPAC नाम। आप इनको नोट कर लीजिए। फिर हम अब पढ़ते हैं हाइड्रेट समावयवता। तो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट समावयवता हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता में नाम से पता चल रहा है हाइड्रेट यानी जल। तो हाइड्रेट समावयवता किसके कारण उत्पन्न होगी? जल के कारण। हाइड्रेट समावयवता में क्या होगा? आयनन मंडल और समन्वय मंडल दोनों में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो जैसे कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे CO Cl3.6
समावेता होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हाइड्रेट समावेता देखते हैं। तो इससे देखो कितने प्रकार के हाइड्रेट समावेवी बना सकते हैं। तो एक बार क्या करते हैं, COCl3 को संकुल भाग में रख देते हैं और H2O का होल 6 को बाहर रख देते हैं, या इसको लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H2O का होल 6 को अंदर रख लेते हैं, जैसे CO H2O का होल 6 और Cl3 को बाहर रख देते हैं। एक एक Cl अंदर लाते जाएंगे और एक एक H2O को बाहर लेते जाएंगे। तो पहला हो गया ये, दूसरा लिखते हैं CO H2O का होल 5 Cl, CO H2O का होल 5 Cl, तो यहाँ क्या हो जाएगा Cl2 और एक क्या हो जाएगा H2O, दो हो गए। तीसरा हो जाएगा CO H2O का होल 4 Cl2 Cl, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे अब 2H2O, या H2O का होल ट्वाइस। और भी इसके समावेश बनाते हैं, देखो ये हो जाएगा CO H2O का होल थ्राइस Cl3 हो जाएगा। अब यहाँ पे Cl बचा नहीं है, तो यहाँ पे केवल H2O का होल थ्राइस। अब और करते हैं, अभी दो और बन रहे हैं, CO H2O का होल ट्वाइस Cl3 H2O का होल 4, ऐसे बाहर निकाल जाएंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है कि हाइड्रेट समावेता में ये देखो CO H2O का होल 6 Cl का होल थ्राइस, इसमें क्या है कि एक Cl आयन अंदर आया और एक H2O बाहर हो गया। तो CO H2O का होल 5 Cl Cl2 डॉट H2O। तो ये देखो दोस्तों, ये क्या है समन्वय मंडल, और ये क्या है आयन मंडल। तो समन्वय मंडल और आयन मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है। यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो ये दोनों हाइड्रेट समावेता प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन ये तीन ही एक दूसरे के हाइड्रेट समावेवी है। ये दोनों एक दूसरे के हाइड्रेट समावेवी नहीं है। हाइड्रेट समावेता में भी एक कंडीशन लागू होती है जो हमने आयनन समावेता में भी लागू की थी, कि इसमें भी संकुल हमेशा धनावेशित होना चाहिए। संकुल में हमेशा कौन सा आवेश होना चाहिए, धनावेश, तभी वो हाइड्रेट समावेता दर्शाएगा, नहीं तो वो हाइड्रेट समावेता नहीं दर्शाएगा। तो फिलहाल आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक कारण और बताती हूँ कि ये तीनों हाइड्रेट समावेत क्यों नहीं दर्शा रहे हैं, ये तीन ही हाइड्रेट समावेता क्यों दर्शा रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये है वो हाइड्रेट समावेता नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा, इसका मेन रीजन यही है। देखो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +3, इसकी 0, और ये 3 × -1 क्या हो जाएगा -3, मतलब संकुल में आवेश कैसा आ रहा है और 0। तो इसमें संकुल क्या होगा उदासीन, और हमारी शर्त क्या थी कि संकुल में से क्या होना चाहिए धनावेशित। तो इसमें संकुल उदासीन है, तो ये हाइड्रेट समावेता नहीं दर्शाएगा। सेम इसमें CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी +3, -1 × 3 -3 +3 -3, ये भी इस पे आवेश भी 0, इसमें भी संकुल क्या है उदासीन है। तो संकुल उदासीन है तो वो हाइड्रेट समावेता नहीं दर्शाएगा। लेकिन जो पिछला वाला था CO H2O का होल 6 Cl3, इसमें देखो संकुल पे क्या चार्ज है प्लस का 3, मतलब संकुल कैसा है धनावेशित है। संकुल धनावेशित है तो ये हाइड्रेट समावेता दर्शाएगा। ये वाला इसके आगे वाला और वो तीनों में भी संकुल धनावेशित था, तो तीनों ही हाइड्रेट समावेता दर्शा रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी संकुल उदासीन हो गया और यहाँ पर भी संकुल उदासीन हो गया, और जब H2O A करेंगे तब भी संकुल उदासीन ही हो जाएगा। तो जिसमें संकुल उदासीन है वो हाइड्रेट समावेता नहीं दर्शाएंगे। तो हाइड्रेट समावेता सिंपल सी है कि इसमें जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होगी। आयन मंडल में जल के अणु अलग होंगे और समन्वय मंडल में जल के अणु अलग होंगे। तो अलग अलग भिन्न भिन्न जल के अणुओं की संख्या के कारण उत्पन्न समावेता क्या है हाइड्रेट समावेता। ये हो गई हाइड्रेट समावेता। अब पढ़ेंगे हम तीसरी क्या है बंधन समावेता। कौन सी समावेता बंधन समावेता, जिसको लवण समावेता भी बोलते हैं।
बंधन या लवण समावेता। सब में दोस्तों हर समावेता की एक की कोई स्पेसिफिक क्वालिटी है, कुछ ना कुछ है। जैसे बंधन या लवण में क्या होगा कि इसमें उभय तंतुक लिगेंड उपस्थित होगा। ये समावेता कब होगी? जब संकुल यौगिक में उभय तंतुक लिगेंड उपस्थित हो। तो इसकी शर्त क्या है? उभय तंतुक लिगेंड। उभय तंतुक लिगेंड पहले भी बताया था, वह लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक डाटा परमाणु उपस्थित हो, वो क्या होते हैं? उभय तंतुक लिगेंड। और हमने एग्जांपल ही लिए थे, क्या लिए थे? साइनो आइसोसाइनो, थायोसाइनो थायो आइसोसाइनो, नाइट्रो नाइट्राइटो, ये सभी उभय तंतुक लिगेंड है। तो बंधन समावेता या लवण समावेता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित उभय तंतुक लिगेंड के कारण उत्पन्न होने वाली समावेता ही है बंधन समावेता या लवण समावेता। इसके एग्जांपल हो जाएंगे K4 FeCN का Col6, एक बार ये ले लिया, दूसरी बार ले लेंगे K4 FeNC का Col6। ये दोनों एक दूसरे के बंधन समावेशी है। और ले लेते हैं K3 FeNO2 का Col6, K3 CONO का Col6, सॉरी यहाँ पे CO। ये दोनों भी एक दूसरे क्या बंधन समावेशी। इसमें देखो ये है साइनो, ये है आइसोसाइनो, दोनों उभय तंतुक लिगेंड है, तो ये दोनों एक दूसरे के बंधन समावेशी है। और इसमें नाइट्रो और नाइट्राइटो दोनों उभय तंतुक लिगेंड है, तो ये भी बंधन समावेता या लवण समावेता दर्शाएंगे। और भी है इसमें कौन सा? थायोसाइनो और थायो आइसोसाइनो, ये हो गई बंधन समावेता। अब पढ़ेंगे उपसहसंयोजन स्थिति समावेता। ये नोट डाउन कर लीजिए, शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो अब पढ़ते हैं उपसहसंयोजन स्थिति समावेता। उपसहसंयोजन स्थिति समावेता क्यों उत्पन्न होती है? तो इसका कारण है सेतु लिगेंड। उपसहसंयोजक यौगिकों में सेतु लिगेंड के कारण, ये सेतु लिगेंड है दोनों, सेतु लिगेंड के कारण उत्पन्न होने वाली समावेता क्या है? उपसहसंयोजन स्थिति समावेता। जैसे इसमें साइनो और नाइट्रो दोनों सेतु लिगेंड है, तो इसके जो समावेशी बनेंगे तो वो कौन से समावेशी होंगे? उपसहसंयोजन स्थिति समावेशी। देखिए इसमें ये जो CMA है, इससे जुड़े हुए लिगेंडों का आपस में स्थानांतरण हो जाता है। जैसे NH3 यहाँ होल 4 था, इसको होल थ्राइस कर देते हैं और इधर से एक Cl लिख देते हैं। और ये प्लेटिनम, ये दोनों लिगेंड वापस इधर Pt, एक NH3 इधर आ जाता है और यहाँ पे हो जाएगा Cl3 और ये हो जाएगा +2। तो देखो दोनों में जो CMA थे उससे जुड़े हुए लिगेंडों का आपस में क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। इसी का दूसरा रूप NH3 का, यहाँ थ्राइस किया था, इस बार ट्वाइस कर देते हैं, Cl2 Pt, ये दोनों लिगेंड्स हो गए, सेतु लिगेंड्स। ये प्लेटिनम, इधर NH3 का और ट्वाइस और Cl2 और ये +2। तो देखो दोस्तों इसमें भी दो टाइप है, एक सममित और एक विषम सममित। इधर लिगेंड ये 3 है और ये 1 है, इधर ये 3 है और ये 1 है, तो ये विषम सममित होगा। इधर ये भी दो और Cl भी दो और इधर भी Cl दो, तो ये होगा सममित। तो उपसहसंयोजन स्थिति समावेता क्या हो जाएगी कि वह समावेता जो सेतु लिगेंड के कारण उत्पन्न होती है, तो सेतु लिगेंड के कारण उत्पन्न होने वाली समावेता क्या हो जाएगी? उपसहसंयोजन स्थिति समावेता। जिस संकुल यौगिक में सेतु लिगेंड उपस्थित होंगे वो उपसहसंयोजन स्थिति समावेता दर्शाएगा। और उपसहसंयोजन स्थिति समावेता में भी दो टाइप हो जाएंगे, विषम सममित और सममित। विषम सममित में लिगेंडों की संख्या अलग अलग होगी, एक समान लिगेंड होगी। इसमें NH3 कितने? 3 और इधर कितना है? 1 और इधर क्लोरो कितने? 1 और इधर क्लोरो कितने? 3। तो ये हो जाएगा विषम सममित।
जबकि यहाँ देखो NH3 कितने हैं 2 और इधर भी NH3 2 और इधर Cl2 और इधर भी Cl2, तो ये हो जाएगा सममित। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि सेतु लिगेंड के कारण उत्पन्न होने वाली समावेता उपसंयोजन स्थिति समावेता होती है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर पढ़ेंगे हम उपसह संयोजन समावेता। तो पढ़ते हैं उपसह संयोजन समावेता। उपसह संयोजन समावेता में क्या होगा, आयन मंडल और समन्वय मंडल दोनों ही एक संकुल होंगे, यानी कि आयन मंडल भी ऐसे लिखा हुआ होगा और समन्वय मंडल भी ऐसे लिखा हुआ होगा। तो आयन मंडल और समन्वय मंडल दोनों ही संकुल होंगे और एक संकुल धनायन होगा और एक संकुल ऋणायन होगा। एक संकुल धनायन होगा और एक संकुल ऋणायन होगा। मतलब आवेश कैलकुलेट करेंगे तो एक पर प्लस का चार्ज जाएगा और एक पर माइनस का चार्ज जाएगा। तो उपसह संयोजन समावेता में क्या हो जाएगी कि वह समावेता जिसमें आयन मंडल और समन्वय मंडल दोनों ही संकुल हो। एक संकुल धनायन होगा और एक संकुल ऋणायन होगा। तो संकुल धनायन और संकुल ऋणायन आपस में आयनों का आदान प्रदान कर सकेंगे। जैसे ये एग्जांपल है CONH3 का होल 6 और COCl6, इसमें दोनों संकुल है, आयन मंडल भी संकुल है और समन्वय मंडल भी है संकुल है। और दोनों का आवेश कैलकुलेट कर लीजिए, CO प्लस के 3 NH3 होल 6 0, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा +3 और COCl6 +3 और माइनस के 6 क्या हो जाएगा माइनस के 3। तो देख लो एक संकुल धनायन है और एक संकुल ऋणायन है और दोनों पर चार्ज भी बैलेंस है। अब संकुल धनायन और संकुल ऋणायन आपस में आयनों का आदान प्रदान कैसे कर लेंगे वो देखो, CONH3 का होल 5 और इधर से एक Cl आ जाएगा इधर, ये भी संकुल है, और COCl का होल 5 और NH3, देखो संकुल धनायन और संकुल ऋणायन ने आयनों का आदान प्रदान कर लिया। वापस इस पे चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो ये +3, ये 0, ये -1, कितना है +2, ये CO +3 -5 और 0 कितना है -2। तो देख लो वापस +2 और -2 आवेश बैलेंस है, एक संकुल धनायन है और एक संकुल ऋणायन है। एक बार और देख लेते हैं, NH3 का होल 4 कर देते हैं और इधर से आ जाएगा Cl2, ये हो गया संकुल धनायन, COCl का होल 4 NH3 का होल 2, इस पे आवेश कैलकुलेट करो कितना आएगा +3 0 -2 +1 और यहाँ पे +3 -4 कितना है -1। देख लो एक संकुल धनायन है एक संकुल ऋणायन है और दोनों पर चार्ज भी बैलेंस है। इसी के देखो चौथी कंडीशन क्या है, CONH3 का होल 3 और Cl3 और इधर क्या हो जाएगा COCl का होल 3 और NH3 का भी होल 3। तो देखो इस पे आवेश कैलकुलेट करो, +3 0 -3 कितना आया 0 और इधर भी देखो +3 -3 0 कितना आया 0, यानी कि दोनों संकुल क्या हो गए उदासीन हो गए। अगर संकुल उदासीन है तो वो उपसह संयोजन स्थिति उपसह संयोजन समावेता नहीं दर्शाएगा। तो वापस इसकी भी एक शर्त क्या आ गई कि धनावेशित संकुल हमेशा पहले लिखा जाना चाहिए, धनावेशित संकुल हमेशा पहले लिखा जाना चाहिए। और आयन मंडल और समन्वय मंडल दोनों संकुलों में से भी कोई भी संकुल उदासीन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई इसकी दो शर्तें। पहले तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी कि आयन मंडल और समन्वय मंडल, आयन मंडल और समन्वय मंडल दोनों ही बड़े ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, यानी कि संकुल होंगे। और आयन मंडल और समन्वय मंडल एक संकुल धनायन होगा एक संकुल ऋणायन होगा, और संकुल धनायन और संकुल ऋणायन दोनों आपस में आवेशों का आदान प्रदान आयनों का आदान प्रदान कर सकेंगे। और संकुल पहले हमेशा संकुल धनायन लिखा जाएगा, बाद में हमेशा संकुल ऋणायन लिखा जाएगा। देख लो इसमें +3 -3 पहले धनायन लिखा गया है, इसमें +2 -2 था तो इसमें भी पहले धनायन लिखा गया है, इसमें +1 -1 था तो इसमें भी पहले धनायन लिखा है। और जब दोनों में से भी कोई भी संकुल
आयन मंडल वाला या समन्वय मंडल वाला। अगर उदासीन है तो वो उपसह संयोजन समन्वयता नहीं दर्शाएगा। चलिए एक समन्वयता और बाकी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद वो पढ़ लेते हैं। हाँ, तो हमारी लास्ट संरचनात्मक समन्वयता है छठी, लिगेंड समन्वयता। लिगेंड समन्वयता में क्या होगा, समन्वयता उत्पन्न होगी किसके कारण होगी, लिगेंड के कारण। तो इस समन्वयता में क्या है कि लिगेंड है वो स्वयं समन्वयता प्रदर्शित करेगा। जैसे कि ये कोई लिगेंड है और ये यहाँ से सीएमए से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी स्थिति यही रहनी है, लेकिन इस लिगेंड ने खुद अपनी इसमें परिवर्तन करके समन्वयता प्रदर्शित की है। जैसे ये यहाँ से सीएमए से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या है, 2-क्लोरोफेनिल, 2-क्लोरोफेनिल। और जैसे ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, 3-क्लोरोफेनिल, 3-क्लोरोफेनिल। और यही क्लोरीन अगर यहाँ चला जाएगा क्या हो जाएगा, 4-क्लोरोफेनिल। तो इसमें क्या है कि लिगेंड है वो स्वयं समन्वयता प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पे Cl था तो 2-क्लोरोफेनिल, यहाँ आ गया तो 3-क्लोरोफेनिल। ये पूरा एक लिगेंड ही है, तो ये लिगेंड खुद देखो समन्वयता प्रदर्शित कर रहा है, 2-क्लोरोफेनिल, 3-क्लोरोफेनिल, 4-क्लोरोफेनिल। तो लिगेंड के कारण उत्पन्न होने वाली समन्वयता क्या है, लिगेंड समन्वयता। इस प्रकार हमारी छठी समन्वयता लिगेंड समन्वयता भी पूरी होती है। लिगेंड समन्वयता लिगेंड के कारण उत्पन्न होगी, जैसे और भी बहुत सारे, सब में एक ना एक कोई स्पेसिफिक बात थी कि क्यों उत्पन्न हो रही है, और सबके नाम में ही उसका आंसर छिपा हुआ था। तो इसको भी आप शॉर्टली नोट डाउन कर लीजिए, ये हो गई लिगेंड समन्वयता। 2-क्लोरोफेनिल, 3-क्लोरोफेनिल, इसमें लिगेंड खुद समन्वयता प्रदर्शित करेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स हमारी संरचनात्मक समन्वयता कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं आपको शॉर्टली समराइज करवा देती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा संरचनात्मक समन्वयता होती क्या है। तो संरचनात्मक समन्वयता क्या होती है, दो या दो से ऐसे रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के संरचनात्मक समन्वय होंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम, संरचनात्मक समन्वयता। फिर देखे हमने संरचनात्मक समन्वयता का प्रकार, तो कितने प्रकार थे संरचनात्मक समन्वयता के, टोटल 6 प्रकार थे। 6 प्रकार में पहला था आयनन समन्वयता। उसमें क्या था कि आयनन मंडल और समन्वय मंडल दोनों में आयनों का आदान प्रदान होगा और उनका भी अणुसूत्र समान रहेगा। दूसरा पढ़ा हमने हाइड्रेट समन्वयता। तो हाइड्रेट समन्वयता उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या था कि उसमें जल के अणु का होना अति आवश्यक है। तीसरी हमने पढ़ी थी बंधन समन्वयता या लवण समन्वयता। तो बंधन समन्वयता, लवण समन्वयता क्यों उत्पन्न होगी, उभयतंतुक लिगेंड के कारण। जिस भी संकुल यौगिक में उभयतंतुक लिगेंड होगा मतलब वो बंधन समन्वयता दर्शाएगा। चौथी हमने पढ़ी उपसह संयोजन स्थिति समन्वयता। तो उपसह संयोजन स्थिति समन्वयता में क्या था कि जिसमें सेतु लिगेंड उपस्थित होगा वो उपसह संयोजन स्थिति समन्वयता दर्शाएगा। फिर पांचवी हमने पढ़ी उपसह संयोजन समन्वयता, जिसमें क्या था कि आयन मंडल और समन्वय मंडल दोनों ही संकुल होंगे और संकुल धनायन और संकुल ऋणायन आपस में आयनों का आदान प्रदान कर सकेंगे। यह थी हमारी पांचवी उपसह संयोजन समन्वयता। और छठी थी हमारी लिगेंड समन्वयता, जो लिगेंड स्वयं प्रदर्शित करता है। ये 6 टाइप पढ़े थे हमने संरचनात्मक समन्वयता के। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे त्रिविम समन्वयता। थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।